Hello everyone, my name is Pawan Kumar Yadav and I welcome all of you to KP Physics classes. आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 11 है जहां पे हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होता क्या है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सुना होगा, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो लिखा हुआ है कि ये एक तरह का इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, चलिए कोई लाइन देख लेते हैं। ठीक है, कोई क्या देख लेते हैं हम लोग, लाइन देख लेते हैं। जैसे ये लाइन, ठीक है, ये क्या है, लाइन है। इसका एक डायरेक्शन दे देते हैं, जैसे ऐसे है, लाइन उधर की तरफ जा रही है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट इसमें लिखा हुआ था टेंजेंट टू विच, इस लाइन पे कहीं टेंजेंट खींच रहे थे, कहीं का हर एक पॉइंट पे खींच सकते हैं। तो द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट ऑन इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, अगर हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट देख ले, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कोई एक पॉइंट देख ले और वहां पे हम टेंजेंट क्या कर दें, ड्रॉ कर दें। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट समझ रहे हैं ना, जो कर्व को छूते हुए निकल जाए। उसी तरह से यहाँ पे भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, टेंजेंट क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है, जैसे कि इस पॉइंट पे यहाँ पे पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए, तो यहाँ पे जो टेंजेंट खींचा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का ये यहाँ पे क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसी तरह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है, तो इस डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, क्लियर हुआ, समझ में आया स्टेटमेंट? ठीक, याद रखना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, इमेजिनरी लाइन है, जिसपे हर एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हर एक पॉइंट पे हमको क्या देखने को मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट। किस डायरेक्शन में, टेंजेंट के डायरेक्शन। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज क्या होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या है, प्लस चार्ज, यहाँ पे क्या बना हुआ, माइनस चार्ज, तो कुछ तो रहा होगा। तो जैसे कि अगर हम आपको बोले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताए थे कि प्लस चार्ज है, तो इसमें अगर कोई यहाँ पे प्लस आएगा तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, रिपल्शन देखने को मिलता है। टेस्ट चार्ज जो लाए थे तो रिपल्शन देखने को मिला था, तो वहां पे हमने ये फिगर ड्रॉ किया था कि नहीं किया था। तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के लिए क्या बताया था, रेडियली आउटवर्ड्स, और माइनस के लिए क्या था, रेडियली इनवर्ड्स, था कि नहीं। यहाँ पे भी टेस्ट चार्ज प्लस में रखते हैं तो वो अंदर की तरफ फोर्स लगता है, उसके बिहाफ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने देखा था। बाकी ये कैसा है, रेडियली आउटवर्ड्स, और ये रेडियली क्या है, इनवर्ड्स है। ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इसका। लिखा हुआ है लाइंस ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट्स आउट मतलब निकल रहा है, फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा होता है, और जा कहां रहा होता है, टर्मिनेट्स ऑन ए नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पे आ रहा होता है। पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रहा होता है, नेगेटिव चार्ज पे आ रहा होता है। ठीक, अब क्या है कि अगर वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है, जैसा कि हम ऊपर में दिखा रहे हैं कि ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, ओनली पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, निकलते हुए तो दिखेगा, लेकिन टर्मिनेट कहां हो रहा होगा, कहीं दूर इंफिनिटी पे हो रहा होगा। तो लिखा है द लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट इंफिनिटी। उसी तरह से नेगेटिव पे आके क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो कहीं से तो आ रहा होगा आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज में, तो कहां से आ रहा होगा, इंफिनिटी से आ रहा होगा। तो इफ देयर इज ओनली वन नेगेटिव चार्ज देन लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम इंफिनिटी एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझे आगे? चलिए आइए, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये आपको पता होगा कौन सा है, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। किसका है, डाइपोल का है, तो मतलब नजदीक रखे होंगे तब डाइपोल हम बोल पा रहे हैं। तो एक प्लस क्यू है और दूसरा क्या है, माइनस क्यू। ठीक है, बाकी कोई जरूरी नहीं, डाइपोल ही मतलब यहाँ पे एकदम सिमेट्रिकली बन रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जितना प्लस में उतना ही ये क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तब हम डाइपोल लिख रहे हैं। बाकी कुछ भी वैल्यू होगा तो उसके हिसाब से इसमें कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग देखने को मिल सकता है। बाकी जो जाने का तरीका है वो सेम है। क्या है, प्लस से हम क्या बोले, प्लस से निकल रहा है, अब माइनस में टर्मिनेट कर रहा है, तो देखिए प्लस से क्या कर रहा है, निकल रहा है, सारा एरो बाहर की तरफ है। ठीक है, इसमें एरो क्या है, अंदर की तरफ है, नेगेटिव में। ठीक है, बात समझ में आया, प्लस से निकला माइनस में
गया, ये कहीं ऐसे, ये ऐसे, इसी तरह दूर दूर एकदम अपना निकल रहा है और इसमें दूर से आ रहा है। ठीक है, समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा ही क्यों आया होगा इसको। अच्छा, आपको प्लस का पता है ना, जैसे इस पॉइंट पे हम देख लेते हैं, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे ना, यहाँ पे देख लेते हैं, एरो बना हुआ है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे इस प्लस की वजह से किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इस पॉइंट पे इस प्लस की वजह से किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे होगा, होगा ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं। प्लस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, बाहर की तरफ, अभी पढ़ लिए। अच्छा, माइनस सिर्फ होता तो माइनस की वजह से कितना आता, माइनस की वजह से सिर्फ कितना आता, तो देखिए ये डायरेक्शन उल्टा हो गया, डायरेक्शन सही है ना, सही है डायरेक्शन, किधर आएगा आपका डायरेक्शन, माइनस की तरफ आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, किधर आ रहा है, माइनस की तरफ। तो दोनों का लेंथ हम बराबर कर लें, जितना इसका है उतना इसका होगा। बात ध्यान से समझिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि प्लस की वजह से ये बाहर की तरफ आ रहा है और माइनस की वजह से उधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये E ड्यू टू प्लस क्यू है और ये E ड्यू टू माइनस क्यू है। होगा कि नहीं होगा, दोनों का वैल्यू सेम है, तो इनका एक रिजल्टेंट निकल के आएगा। तो रिजल्टेंट कैसे देखेंगे हम, जैसे इसके पैरेलल एक लाइन ले आइए, एक इसके पैरेलल लाइन ले आइए, ठीक है, ऐसा होगा ना। तो यहां से जो मेरा आएगा, यहां से, ठीक है, देखिए ध्यान से, एकदम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए, ये ये, ठीक है, बात समझ रहे हैं, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है बस। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, इस पॉइंट पे E प्लस क्यू, इस पॉइंट पे माइनस की वजह से E माइनस क्यू उधर, तो इनका नेट रिजल्टेंट किधर आ रहा है, इस पॉइंट पे अगर हम एक लाइन खींचे तो वो लाइन कैसा दिख रहा है, ये जो लाइन बना कर्व लाइन, उसका टेंजेंट दिख रहा है। उसी तरह आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे इसके इसके, तो यहाँ पे टेंजेंट ऐसे खींच जाएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा टेंजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा तो ऐसे आ जाएगा, मतलब हर जगह पे एक टेंजेंट आ जा रहा है, और उस टेंजेंट, सारे टेंजेंट वाले पॉइंट को अगर हम मिला दें तो हमको क्या देखने को मिलेगा, ये वाला डायरेक्शन आपको सारा देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ही आ रहे होंगे। क्लियर हुआ। बाकी आपको याद रखने के लिए प्लस से निकल के कहाँ जा रहा है, माइनस में जा रहा है, तो सीधा सीधा तो जाएगा नहीं, ऐसे ऐसे हो रहा है, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या कर रहा होगा, हर एक पॉइंट पे चेंज कर रहा होगा, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे देखने को हमें मिला है। क्लियर है, बात समझ में आई। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, दो प्लस क्यू चार्ज है, कैसे चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ये भी कैसा है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, प्लस क्यू है तो इससे भी सब निकलेगा और इससे भी क्या होगा, सब निकलेगा, निकलेगा कि नहीं, इससे भी सारा निकलेगा और इससे भी सारा क्या होगा, निकलेगा। मतलब इसके जो फील्ड लाइंस है वो इसमें नहीं आएंगे, ना इसके फील्ड लाइंस इसमें जाएंगे, क्योंकि दोनों ही प्लस हैं, दोनों से क्या होंगे, ऑरिजिनेट होंगे। तो ऑरिजिनेट होंगे तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहा होगा, जब नजदीक आना चाह रहा होगा तो आएगा तो नहीं ना, एक दूसरे में तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा, इस पूरे बीच में आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वैल्यू क्या होगा, जीरो, कहीं पे भी नहीं आएगा, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। ठीक है, दूरी सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वैल्यू जीरो है, तो इस लाइन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिखेगा। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करने लगेगा, रिपेल करने लगेगा। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसलिए ये दूर भागने लगा। ठीक है, बात समझ में आ रही, ठीक है, देख लीजिए, ये टू पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। क्लियर हुआ, चलिए आगे, ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों, तो दो लाइंस ऑफ फोर्स बनाते, एक ये है, एक ये है, ठीक है, दो लाइंस ऑफ फोर्स है। अब बोला कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अभी हम डेफिनेशन में क्या बोले कि अगर कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, उसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट देता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट का। तो जैसे यहाँ पे जैसे इंटरसेक्शन हुआ तो ये पॉइंट कॉमन हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, कॉमन हो गया। जैसे ही पॉइंट कॉमन हुआ
तो ये पहले वाला जो लाइन ऊपर वाला लाइन है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर बोल रहा है, और दूसरे वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये बोल रहा है। एक समय पे दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट का, क्या पॉसिबल हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब एक ही से निकल रहा है ये दोनों लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, समझिए। ऐसे प्लस से निकल रहा है और हम बोल रहे हैं कि कट नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से समझिए। तो निकलने के बाद कट नहीं करेगा। अगर कट करेगा तो क्या कहना चाह रहा है कि एक ही पॉइंट पे आपका दो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होना चाहिए। क्या पॉसिबल हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा, ये इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए लिखा है बिकॉज देयर कैन नॉट बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक एट सिंगल पॉइंट। दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल पॉइंट पे नहीं देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्जेस। चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टैटिक का, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्जेस, मतलब कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हम बात कर रहे हैं। उस समय जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टैटिक चार्जेस कंडीशन है इसका, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं हम कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं स्टैटिक चार्जेस के द्वारा वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते। तो चलिए, क्लोज लूप अगर फॉर्म करते हैं तो क्या होता है, स्टेटमेंट बाद में हम पढ़ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, तो ये क्लोज लूप बना रहा है, ठीक है, ये लाइंस ऑफ फोर्स है, पूरा क्लोज्ड है। अच्छा, कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा फील्ड होगा? कंजर्वेटिव फील्ड होगा। तो इनके द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो क्या होंगे? डिपेंड करेंगे इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, जैसा कि क्लोज सरफेस क्लोज लूप में होता है, तो अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्जेस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, तो बोल रहा है कि क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। तो हम क्या कहेंगे कि जैसे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फील्ड है, तो कंजर्वेटिव फील्ड है तो इसका वर्क डन जीरो आ जाना चाहिए। अगर वर्क डन जीरो आ जाता है इसका तो क्लोज लूप फॉर्म कर सकता है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है इसका तो क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर रहा होगा। तो चलिए समझते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे समझेंगे कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम है, फिर भी वर्क डन जीरो हो रहा है कि नहीं? तो कोई भी एक पॉइंट पकड़िए, जैसे इस पॉइंट को हम देखेंगे, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आएगा। उसी तरह से यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? इधर आएगा। आएगा कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बार बार क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, डायरेक्शन क्या कर रहा है? चेंज कर जा रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हम कोई प्लस क्यू चार्ज को इसमें मूव कराना चाहें, ठीक है, किसमें चार्ज को मूव कराना चाहें? प्लस क्यू चार्ज को, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा? प्लस क्यू में इसको मूव कराना चाहें, बस हम बोल रहे हैं। तो वर्क डन बराबर आप क्या जानते हैं? वर्क डन बराबर क्या जानते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनिएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स क्या होता है? तो हमको मालूम है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू पॉइंट चार्ज रखा हो तो उस पर फोर्स कितना लग जाता है? क्यू ई डी एस। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी मतलब स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो ऐसा हम लिख दे रहे हैं क्यू ई डी एस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये पूरे का है। अगर हम छोटा सा वर्क डन कर रहे हैं, छोटा सा वर्क डन मतलब इसको छोटा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं, प्लस क्यू यहाँ से यहाँ गया होगा तो उस मोमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड डीएस वेक्टर हो गया। ध्यान से, क्यू कांस्टेंट है, क्यू बाहर। ठीक है, अगर हमको इंटीग्रेशन करना है, पूरा वर्क निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या होगा? क्यू मैग्नीट्यूड वाइज आप लिख दीजिए, ई और डीएस क्या है? सेम डायरेक्शन में। ध्यान से देखिए, ई और डीएस क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ई को बाहर, ई और डीएस सेम डायरेक्शन में, तो ई डीएस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, इधर ही आगे चल रहा है ना, तो जिधर ई उधर ही डीएस है, तो कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ से क्यू ई कॉस 0 का वैल्यू 1 डीएस। हम बोल रहे हैं कि जो ई का वैल्यू है वो भी सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बस डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो क्यू ई। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा है?
ds। अच्छा, अब सारे ds 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 को जोड़ेंगे, ये पूरा क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको लिख देंगे q e 2 पाई r। क्या इसका वैल्यू 0 हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा इसका वैल्यू 0। तो अगर किसी प्लस q चार्ज को हम इस लाइन, सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स में अगर हम मूव कराते हैं तो उसका वर्क डन 0 नहीं आ पाता है। अगर 0 नहीं आ पा रहा है तो ये कंजर्वेटिव फील्ड को क्या कर रहा होगा, फॉल्स प्रूफ कर दे रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये कभी भी क्लोज लूप फॉर्म करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो सर्कुलर लाइन बन रहा है वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक के द्वारा तो उसको 0 आना चाहिए था, नहीं आ रहा है, इसका तो लूप ही नहीं बनेगा कभी। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, इफ लाइंस ऑफ फोर्स मेक अ क्लोज लूप, अगर बना देते हैं क्लोज लूप जो कि यहाँ बना है, तो वर्क डन टू मूव अ प्लस q चार्ज अलोंग द लूप विल बी नॉन जीरो। क्या आया वर्क डन, नॉन जीरो आया ना, तो सो इट विल नॉट बी कंजर्वेटिव फील्ड, तो ये कंजर्वेटिव फील्ड नहीं रहा। लेकिन हम क्या जानते हैं कि ये लाइंस ऑफ फोर्सेस, मतलब हम क्या जानते हैं कि कंजर्वेटिव फील्ड होना चाहिए, तो कंजर्वेटिव फील्ड होना चाहिए, इसका मतलब क्लोज लूप फिर नहीं होना चाहिए। तो सो दिस टाइप ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉट पॉसिबल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लाइन समझ में आया कि नहीं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप फॉर्म करेगा कब, जब स्टैटिक चार्ज के द्वारा वो होगा तभी। ठीक है, क्लियर है, बस इतना याद रखिए, बाकी ये हम समझाने का कोशिश किए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर वर्क डन 0 आ जाता तो बोलते हैं कि क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, नहीं आया तो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर करेगा तो फिर कंजर्वेटिव को नहीं फॉलो कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए मेन क्या है, कंजर्वेटिव है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर हुआ, चले आगे। आगे आइए, क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, दो पॉइंट देखेंगे, दिख रहा है पॉइंट आपको, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, ध्यान से देखिए एकदम। हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल ले रहे हैं, सर्कल मतलब एक यूनिट एरिया ले रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, यूनिट एरिया ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आएगा, देखिएगा बस। ठीक है, चलिए देखिए, क्या बोल रही, एक यूनिट एरिया है, जैसे ये एरिया है आपका। ठीक है, इस एरिया से देखिए आपको कितना लाइन ऑफ फील्ड देखने को निकल रहा होगा, मतलब फील्ड लाइंस कितना, 1 2 और 3। मतलब ये जो ए पॉइंट पे अगर हमने एक यूनिट एरिया ड्रॉ किया है तो वहां पे हमको कितने लाइंस निकलते हुए दिख रहे हैं, उस एरिया को पार करते हुए कितने लाइंस दिख रहे हैं, 3। लेकिन हम वही सेम एरिया का बी पॉइंट पे देख रहे हैं तो कितने लाइंस पार कर रहे हैं, सिर्फ 1। तो जहां लाइंस ज्यादा होंगे वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां लाइंस कम पास कर रहे होंगे वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कम। पढ़िए, द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। और क्या बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे डेंस है और यहाँ पे क्या है आपका, रेयर है। तो लाइंस आर डेंस, अगर लाइंस डेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा। अगर लाइंस रेयर हो जाए, रेयर, ठीक है, जैसे इस एरिया में कम हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, या ज्यादा नजदीक में है लाइंस तो क्या होंगे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, और जहां दूर दूर होंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ लाइंस ऑरिजिनेटिंग एट अ चार्ज या टर्मिनेटिंग, या निकल रहा है या तो जा रहा होगा, प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं।
तो ऑरिजिनेट कर रहा हो या टर्मिनेट कर रहा हो चार्ज पे, तो वो प्रोपोर्शनल होता है उसके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। क्या है समझते हैं इसको। जैसे हम बोल रहे हैं कि +2q लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा था -q। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 है, अगर q के हिसाब से देखा जाए तो 1q है। यहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड है 2q, तो इसके मैग्नीट्यूड के डबल है प्लस वाला। तो हाँ, अगर हम बोल रहे हैं कि प्लस से माइनस की तरफ क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा। ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा होगा, जा रहा होगा। ठीक है, ध्यान से। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना लाइन से +2q से कितना लाइन निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो -q पे कितना लाइन जाना चाहिए, अगर इससे 8 निकल रहा है तो इस पे 4 जाना चाहिए। तो कितना जा रहा है, 1 2 3 और एक कितना हो जाएगा, 4। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, देखिए अब स्टेटमेंट पढ़िए, नंबर ऑफ लाइंस ऑरिजिनेटिंग निकल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एट ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर इसका कंपैरिजन करके देखें तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ लाइंस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जिसपे मैग्नीट्यूड कम होगा उसमें नंबर ऑफ लाइंस भी क्या होंगे, कम। और देख सकते हैं अगर -q है तो मैग्नीट्यूड सिर्फ q है, तो उस पर 4 लाइन है आ रहे हैं जो कि, तो +2q से टोटल कितने निकलने चाहिए, 8 निकलने चाहिए। अगर +3q है तो कितने निकलने चाहिए, 12 निकलने चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए दो प्रॉपर्टीज और देखते हैं। आज का क्लास सिंपल थ्योरी क्लास था। ठीक है, सब समझ में आ रहा है कि नहीं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, कि इमेजिनरी लाइन होता है वो, जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट पे। बात समझ में आई। सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम क्या देखें कि लाइंस जो होते हैं वो ऑरिजिनेट करते हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होते हैं नेगेटिव चार्ज पे। क्लियर है, फिगर देखे थे, प्लस का आइसोलेटेड का देखे थे और आइसोलेटेड नेगेटिव का भी देखे थे। उसके बाद देखे थे डाइपोल का कैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, दो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देखे। क्लियर हुआ कि नहीं। उसके बाद हम क्या देखे प्रॉपर्टीज, देखिए उसके बाद क्या क्या देखे, उसके बाद देखे हम कि दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। फिर तीसरा हम क्या देखें, तीसरा देखें कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है, कब, जब वो प्रोड्यूस हो स्टैटिक चार्जेस के द्वारा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं। फिर क्या बोले कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होते हैं पर यूनिट एरिया कितने क्रॉस कर रहे हैं उसके हिसाब से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखते हैं। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा डेंस होंगे, मतलब जहां पे लाइंस ऑफ फोर्सेस डेंस होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयर होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा। उसके बाद हमने ये देखा कि जो नंबर ऑफ लाइंस ऑरिजिनेट कर रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल है, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। बात समझ में आई कि नहीं आई। अभी दो प्रॉपर्टीज और है, इसको हम आगे जब कंडक्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से देखेंगे, अभी बस समझ लेते हैं। लिखा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड और स्टार्ट परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये क्या है, और एक और पॉइंट पढ़ लीजिए लास्ट वाला भी। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे जब पढ़ेंगे पूरा कंडक्टर के बारे में तब। अभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स था इसीलिए। देखिए आइए, बोला इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड और स्टार्ट परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, समझते हैं। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर एंटर इनटू कंडक्टर्स। तो जैसे ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर। तो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर एंटर इनटू कंडक्टर्स, कभी कंडक्टर के अंदर नहीं होगा। तो बाहर होगा तो कैसे होगा,
कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या तो एंड होगा या तो स्टार्ट होगा परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मतलब सरफेस ऑफ कंडक्टर पे या तो टर्मिनेट हो रहा है, एंड हो रहा है, या तो वहां से निकल रहा है। तो कैसे निकलेगा? नॉर्मल निकलेगा। नॉर्मल कैसे? ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि कोई लाइन आया तो यहाँ एंड हो रहा होगा, तो ये ऐसे एंड नहीं होगा। कैसे एंड होगा? देखिए ध्यान से, कैसे एंड होगा? ऐसे एंड होगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे। ऐसे क्यों? तो ये नॉर्मल है। बात समझ में आ रहा है? सेंटर से ये नॉर्मल है, हम दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, अंदर में कुछ नहीं बनाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आया? ये नॉर्मल, नॉर्मल टू दी सरफेस ऑफ कंडक्टर। फिर यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे करके वो निकल जाए। ठीक है, इसी तरह से ऊपर से अगर हम देखें तो क्या होगा? ऐसे होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेंटर में आप देख लीजिए। आई होप कि दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो पॉइंट अभी याद रखिए, बाकी जब होगा तो आगे कवर करा जाएगा, ये पूरा टॉपिक ही कवर किया जाएगा आपका। ठीक है, तो अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है कंडक्टर में। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की ही बात कर रहे हैं। तो अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। अगर बाहर से आ रहा है तो एंड होगा नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, और स्टार्ट हो रहा है तो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कंडक्टर के लिए। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हम कैसे देखते हैं? इन स्टैटिक चार्जेस में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, फिर आज के लेक्चर को यहीं पे हम एंड करते हैं। क्या लिखा हुआ है? बहुत ही अच्छा सवाल है। लिखा है इफ ए चार्ज इज रिलीज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल इट फॉलो लाइंस ऑफ फोर्स। ये एडवांस में आया हुआ सवाल है, बहुत पहले। क्या लिखा हुआ है? इफ ए चार्ज इज रिलीज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल इट फॉलो लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे लाइंस ऑफ फोर्स अभी हम देखें, अगर उसमें चार्ज को छोड़ दे तो क्या वो लाइंस ऑफ फोर्स के अलोंग ही मूव करेगा क्या? ध्यान से समझते हैं। जैसे हम दो लाइंस ऑफ फोर्स बना रहे हैं, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। बताया था यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म कैसे बोलेंगे हम? क्या भी जैसे मैग्नीट्यूड इसका क्या है? सेम है, और डायरेक्शन भी क्या हो जाना चाहिए? सेम हो जाना चाहिए। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए हमने क्या बोला था कि इनके बीच में डिस्टेंस जो होने चाहिए वो इक्वल इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए, और सब एक दूसरे के पैरेलल होंगे तभी इक्वल डिस्टेंस होंगे। डायरेक्शन सबका सेम होना चाहिए। तो आप किसी भी पॉइंट पे अगर देखिए टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कीजिएगा तो इसी लाइन के अलॉन्ग है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही, इस पॉइंट पे भी इधर, इस पॉइंट पे भी इधर, इस पॉइंट पे भी इधर, तो डायरेक्शन सब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? सेम है, और मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पे ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से, क्या बोल रहा है? जैसे कि अगर हमने यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज को रखा, क्यू चार्ज को रखा प्लस क्यू चार्ज को, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। किधर लगेगा डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अच्छा, ये पार्टिकल यहाँ आया तो अभी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, तो इसमें हमेशा फोर्स किधर की ओर लगेगा? अलोंग द लाइंस ऑफ फोर्स। इसका मतलब जो प्लस क्यू चार्ज है वो फॉलो करेगा इस पाथ को। ध्यान से, इफ ए चार्ज इज रिलीज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल इट फॉलो लाइंस ऑफ फोर्स। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज will follow, charge will follow lines of force, lines of force, चार्ज फॉलो करेगा लाइंस ऑफ फोर्स को। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं? पहले हम कर्व पाथ बनाते हैं। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कर्व पाथ, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नॉन
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर आप कोई चार्ज को यहाँ पे रिलीज करें तो इस मोमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, तो चार्ज किधर मूव करना चाहेगा, इधर ही मूव करना चाहेगा। अब जैसे ही वहां जाएगा, लाइंस दूसरा है, वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो वो उसमें एंटर कर जाएगा। तो बार बार क्या, वो अलग अलग लाइंस ऑफ फोर्स के अलग अलग पॉइंट के अलग अलग टेंजेंट पे वो मूव करते रहेगा। तो क्या सेम लाइंस ऑफ फोर्स पे जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। तो जो कर्व्ड पाथ होता है, जो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहां पे चार्ज विल नॉट फॉलो, चार्ज विल नॉट फॉलो, विल नॉट फॉलो लाइंस ऑफ फोर्सेस। बात समझ में आई? चार्ज विल नॉट फॉलो लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो चार्ज फॉलो करेगा लाइंस ऑफ फोर्स को। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो चार्ज कभी भी लाइंस ऑफ फोर्सेस को फॉलो नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और उससे रिलेटेड उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसके बेसिस पे था। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं।